चलिए, कैपेसिटर क्या डिवाइस है, पहले तो अपन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो कैपेसिटर है, आगे चल के आप एक और चीज पढ़ोगे, इंडक्टर। क्या पढ़ोगे बेटा? इंडक्टर। तो जो कैपेसिटर होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। समझ गए ना? किस एनर्जी को स्टोर करता है? ठीक है, अच्छा। और जो इंडक्टर होता है वो कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी को। किसको करता है? तो ये जो कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करेगा। बात समझ गए? और वहां पे क्यों भाई, तू कहां घूम रहा था अभी तक? हाँ, तो वहां पे वो मैग्नेटिक एनर्जी किसके? मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में स्टोर करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में के उसमें टर्म मतलब मैग्नीट्यूड में स्टोर करेगा एनर्जी। ठीक है कि नहीं? चलिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूंगा क्या, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी डेंसिटी मैंने कल भी बताई थी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक एनर्जी होती है, आगे चल के देखोगे, 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। कुछ होता है, आगे पता चलेगा। मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड आता है इंडक्टर में, और यहाँ पे कौन है? ये क्या स्टोर करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। समझ गए कि नहीं? चलिए, तो जो ये चैप्टर हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बताया, ये जो एनर्जी स्टोर कर रहा है किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। समझ गए कि नहीं? चलिए, तो जो कैपेसिटर है, जैसे इसमें जो आपको ये व्हाइट व्हाइट सा दिखता है ना, इसमें ये सिलेंडर जैसा, अरे होता है ऐसे नहीं होता है? अरे ऐसा डिवाइस होता है ना व्हाइट कलर का, ऐसा कंडेंसर कहते हो जिसे आप। कंडेंसर का मतलब होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर को क्या बोलते हो आप? कंडेंसर। समझ गए ना? अरे भाई हाँ है ना? तो ये यहाँ पे क्या देने का काम कर रहा होगा बोलो? इंस्टेंट एनर्जी। समझ गए कि नहीं? तो ये टॉर्क प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? टॉर्क। समझ गए ना? जिससे फैन क्या करता है? रोटेट करता है। अच्छा, ये फैन रोटेट होना थोड़ा स्लो हो जाता है, इसका अपन कहते हैं कंडेंसर खराब हो गया, चेंज कर दो। बोलते हैं कि नहीं? अरे भाई हाँ है ना? तो जैसे पानी की मोटर्स भी घर में जो लगे रहते हैं सबमर्सिबल, अब उसमें भी कैपेसिटर बड़े बड़े थोड़े सिलेंड्रिकल सॉरी ऐसे, हाँ सिलेंड्रिकल ही होते हैं वो भी। तो वो अगर खराब हो जाते हैं उन्हें, तो मोटर पानी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ा रही होती है, नहीं सेंड कर पा रही होती, तो हम क्या करते हैं? उन्हें चेंज कर देते हैं। समझिए, क्योंकि वो रोटर घूम नहीं पा रहा होता है ना। तो ये क्या करता है, जैसे लाइट थोड़ा सा कम भी है तो इसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर है, तो कम, तो क्या करेगा? ये एनर्जी को क्या करेगा? स्टार्टिंग में जरूरत पड़ने पे सप्लाई कर देगा। जैसे एक बार घूम जाएगा वो, एक बार मोशन में आ जाएगा। चीजें स्टार्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मान लो, अरे भाई हाँ है ना, एक बार चीजें स्टार्ट हो गई फिर तो थोड़ा सा चलने लग जाती हैं। चलिए, तो हाँ जी, हाँ वो तो चौकवेल यूज होती है उसमें। चलिए, अब आगे देखते हैं। अब जो कैपेसिटर है तो डिफाइन कैसे करेंगे, क्या है ये? चलिए, तो पहले तो ऐसे समझना कि कैपेसिटर जो इसको सी से डिनोट करेंगे हम लोग, सी से। और ये होगा क्या? कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कहूं मैं? कैपेसिटी ये है कैपेसिटी टू स्टोर, या कैपेसिटेंस कहूं? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज पर यूनिट वोल्टेज डिफरेंस। पर यूनिट वोल्टेज डिफरेंस। इसका क्या मतलब है थोड़ा समझा देता हूं। पहले यहां पे देखो, जो कैपेसिटेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? देखिए ध्यान से, यहां पर यूं कहूं मैं कि जो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है, क्या होता है बेटा? हाँ, जो चार्ज स्टोर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पोटेंशियल डिफरेंस है किन्हीं दो प्लेसेस का होगा कि नहीं होगा? भाई हाँ है ना? अच्छा, तो ये चार्ज कौन सा है और ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का है, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। जब कोई भी कैपेसिटेंस बनाने के लिए आपको हमेशा दो सरफेस चाहिए। कितनी सरफेस चाहिए मिनिमम? और वो भी दो कंडक्टिंग सरफेस चाहिए। कैसी चाहिए? दो। मेरी बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, तो अब जो दो कंडक्टिंग सरफेस होंगे, एक पे होगा
पॉजिटिव चार्ज और एक पे होगा नेगेटिव चार्ज। बात समझ गए? एक पे होगा और उतना ही इक्वल एंड अपोजिट कितना होगा, दूसरे पे क्या होगा, जो आमने सामने सरफेस होंगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लूं, एक ये प्लेट हो गई कंडक्टिंग प्लेट और एक ये कंडक्टिंग प्लेट हो गई। समझना बच्चों, यहां मान लीजिए यहां पे है बेटा प्लस का क्यू, कितना है बोलिए, ठीक है, इस सरफेस पे। यहां है एग्जैक्टली माइनस का क्यू, कितना है बोलिए, सेम अमाउंट होना चाहिए फेसिंग सरफेस पे, माइनस का क्यू। तो इसका पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, कुछ मान लो V प्लस होगा इसका पोटेंशियल, और इसका होगा V, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डेल्टा V होगा ना। अरे भैया वो कितना होगा, तो हाई माइनस लो। क्लियर है ये? तो ये जो यहाँ पे जो ये चार्ज स्टोर हो रहा है, वो जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्या होगा, ये चार्ज ज्यादा होगा। अरे हाँ है ना। अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं कि अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हम उसमें पढ़ चुके हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अरे भाई अगर ये डी फिक्स है, मान लीजिए अगर ये डी डिस्टेंस फिक्स है, तो ई इंटू डी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। अरे भाई हाँ है ना। या किसी बैटरी से तुमने पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा इसको अप्लाई कर दिया, तो क्या उतनी ज्यादा चार्ज नहीं आ जाएगा इधर, क्योंकि चार्ज होगा कितना, डेल्टा वी बाय डी, डेल्टा वी बाय, तो भाई यही तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, अरे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बोलिए कितना होगा, ये ई क्या होगा, डेल्टा वी बाय डी, यही होगा ना बेटा, अभी इलेक्ट्रो में पढ़ाए ना सब। चलिए ये होगा कि नहीं होगा, तो ई क्या होगा, ई अगर मैं बात करूं यहाँ पे ई क्यू के टर्म में, तो वो भी हमने अभी देखा था कितना होता है। हाँ वैसे तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं, रिजल्टेंट तो यही होता है ना। तो अब ध्यान से देना, ध्यान से देखना यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा बोलो, Q डिवाइडेड बाय कितना होगा बोलो, Q डिवाइडेड बाय एरिया, और ये एक ही सरफेस पे है ना पूरा चार्ज, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट बराबर डेल्टा V बाय डी, है ना। तो अब सुनो, ये एरिया फिक्स होगा प्लेट का, ये सराउंडिंग की परमेएबिलिटी वैक्यूम की फिक्स होगी, ये डीवी फिक्स है, तो जितना ये बढ़ेगा डेल्टा V क्या उतना ही चार्ज बढ़ेगा यहाँ पे। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है? तो Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V, Q प्रोपोर्शनल टू, तो अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो Q बराबर आ जाएगा C इंटू डेल्टा V। कहां पे बेटा, इसकी वजह से आएगा 2, लेकिन इसकी वजह से भी उतना ही आएगा दोनों साइड, तो ऐड हो जाएगा, ये टोटल लिखा है ना बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल की वजह से आएगा ना। चलो तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, C ये क्या आ गया बेटा, कैपेसिटेंस क्या आ गया, तो C यहां से कैसे डिफाइन हो गया, देखो तो Q आ गया Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V। मैंने यही तो लिखा है कि कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। अच्छा वोल्टेज का मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ऐसे पोटेंशियल पर यूनिट मैं ऐसे लिख देता हूं, वोल्टेज तो वोल्टेज भी ठीक था, या पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली में वोल्टेज डिफरेंस कुछ नहीं है, वोल्टेज का मतलब ही डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए तो ये चीज हो गया। अच्छा अगर मैं ये पैरेलल प्लेट के लिए अगर मैं चाहूं कि इसका C कितना होगा, तो कंपेयर कर सकते हैं यहां से। अरे भाई हाँ है ना, देखो तो यहां से वहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो Q अपॉन डेल्टा V लिखना बेटा, यहाँ Q अपॉन डेल्टा V बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्या इसी को C बोला गया है कि नहीं बोला गया है? तो जो C आया बेटा यहाँ पे, अगर पैरेलल प्लेट की बात करूं तो कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यही आएगा ना। ये किसके लिए आएगा, बट पैरेलल प्लेट के लिए, किसके लिए आएगा बोलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है ना ये? हाँ तो आपने एक चीज देखा क्या कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग पे, एरिया पे और डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा ये जो एरिया है ये डिपेंड करेगा ये कैसा शेप है, बिल्कुल करेगा। प्लेट है तो L इंटू V हो जाएगा इसको, और अगर ये क्या है, अगर ये सर्कुलर है तो अलग हो जाएगा, ट्राइंगुलर है तो अलग हो जाएगा। बोलो हाँ है ना यार। चलिए तो इतना हमें समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस ना तो Q पे डिपेंड कर रहा है, ना ही डेल्टा
V पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली जैसे रेजिस्टेंस बराबर होता है, क्या होता है बोलो, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट, हाँ या ना। तो न तो ये रेजिस्टेंस डेल्टा V पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और ना ही करंट पे डिपेंड करता है। करता है क्या, ये तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रो एल बाई ए, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। अरे भाई हाँ या ना। तो क्या बिल्कुल यहाँ पे अपन भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि ज्योमेट्री मतलब डायमेंशंस पे डिपेंड करता है और सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा है। अरे बोलिए, और कितना चार्ज है और कितना वोल्टेज हम लगा रहे हैं, इस बात से कैपेसिटर को कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई हाँ या ना। और अगर चार्ज पे लेना देना नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी लेना देना नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेना देना नहीं है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पे लेना देना नहीं है। अरे भाई बोलिए, तो इसका मतलब एनर्जी स्टोर पे भी लेना देना। तो कैपेसिटर डिपेंड किस पे कर रहा है और इंडिपेंडेंट किस पे है, क्या ये बातें आपको क्लियर है? अरे बहाना बोलना पड़ता है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूं, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी, अगर कहूं मैं कि डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, डिपेंडेंसी ऑन कैपेसिटेंस, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस क्या आएगा बताइए बच्चों, बोलो। ज्योमेट्री लिख दूं, ज्योमेट्री एंड डायमेंशन लिख दूं, डायमेंशंस, अरे बोलो। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्या वो डायमेंशन में ही आ जाएगा, काउंट कर लोगे डायमेंशन में, ठीक है। फिर सराउंडिंग मीडियम, अरे बोलो, सराउंडिंग मीडियम, क्लियर है? ये वाला केस आ गया। इंडिपेंडेंट, किस किस पे इंडिपेंडेंट होगा बताओ, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज ऑन चार्ज, चार्ज ऑन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आप इसी को और क्या लिख सकते हो बोलो, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, स्टोर्ड एनर्जी पे भी है ना, डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज मतलब प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आपने अप्लाई किया है। क्लियर है ये चीज? फटाक से नोट करना है थोड़ा इतना। एक और चीज देख लो कि ये जो यहाँ पे जैसे एक आइसोलेटेड कैपेसिटर, अगर मैं यहाँ पे एक मेटेलिक प्लेट इंट्रोड्यूस कर दूं, ध्यान देना, क्या मतलब एक और नियर बाई कंडक्टर ले आऊं, क्या ले आऊं नियर बाय, समझ गए ना? तो भी इसका क्या हो जाएगा बोलो, हाँ, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा सिस्टम का। क्लियर है ये चीज? तो अगर कोई नियर में कंडक्टर है तो भी क्या हो जाएगा, मतलब नियर में क्या है बोलिए, कोई एक कंडक्टर है, क्या है बोलो, कंडक्टर है, कंडक्टर, कंडक्टर ऐसा लिख सकता हूं कि conducting plate या conducting material bring near to the conductor, bring near to the capacitance। इस कंडीशन में भी क्या होता है बताइए, चेंज हो जाएगा। ठीक, ये तो हमें समझ में आ गया कि कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी के टर्म में अगर लिखना चाहोगे ये डेफिनेशन तो कैसे लिखोगे कि कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय होल्डिंग या बाय स्टोरिंग चार्ज।
अरे चार्ज स्टोर होता है तभी तो, बट बात तो चार्ज पे ही आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो एक और डेफिनेशन, ये तो पहली डेफिनेशन हो गई, मान लो सेकंड डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, बोलो बताइए बच्चों। एबिलिटी टू स्टोर या होल्ड स्टोर्ड एनर्जी एनर्जी वो भी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बाय होल्डिंग चार्ज। मतलब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्लियर है ये, अरे भाई क्लियर है ये, बाय होल्डिंग चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, मतलब ऑन प्लेट्स, कैपेसिटेंस प्लेट्स। क्लियर है ये, एक ही बात तो हुई। चलिए अब छोटी मोटी चीजें, जैसे इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ये कैसा स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चलो ये वाला चीज निकाल लोगे सब कुछ, मैं घर से दे रहा हूं। क्या है ये, कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है ये। एसआई यूनिट क्या है इसकी, हाँ फेराड, क्या है ये, फेराड। 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट, समझ गए ना, 1 कूलम 1, तो और क्या लिख सकते हैं इसे, कूलम पर वोल्ट, यही ना, अरे बोलो, सी कूलम हो गया यहाँ पे, कूलम पर वोल्ट, इसी को क्या बोलेंगे 1। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है इसकी, प्रैक्टिकल यूनिट क्या है इसकी, माइक्रोफेराड। क्या है बोलिए, माइक्रोफेराड। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है इसका, सी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे कल लिखा होना चाहिए सबका, समझ गए ना। बिठा दूं ये, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कुछ तो भी शेप का एक, क्या है ये, कंडक्टर है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो मैंने 2 माइक्रोफेराड दे दिया है। कितना दे दिया है, इसमें जो स्टोर्ड चार्ज है वो 10 माइक्रो कूलम है, ठीक है। एक और कैपेसिटेंस C बराबर 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। इसका मैंने दे दिया है 9 माइक्रो कूलम, इस पे भी चार्ज है, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से मान लो ज्वाइन कर दिया है, अरे भाई हाँ है ना। तो अब आपको ये बताना है कि फाइनल चार्जेस कितने होंगे, फाइंड फाइनल चार्जेस, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटेंस, ऑन ईच कंडक्टर, जो भी कहो आप, आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। बताइए, देखिए जैसे ही स्विच को आप क्लोज करोगे, ये कंडक्टिंग वायर है, तो क्या होगा बताइए, चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मतलब पोटेंशियल दोनों का इक्वल ना हो जाए, पोटेंशियल दोनों का इक्वल और इनमें पोटेंशियल डिफरेंस 0, ऐसा कह सकते हैं। तो मान लीजिए यहां से कितना चार्ज फ्लो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा ना चार्ज, तो इसका कितना पोटेंशियल है बोलो, QIC कितना है 5 वोल्ट, इसका कितना है 3 वोल्ट, तो हाई से लो इधर आएगा कि नहीं आएगा चार्ज, इतना सबको समझ आया था कि नहीं, वेरी गुड। तो x मान लू, तो इतना x गया और इसमें x, और दोनों का पोटेंशियल फाइनली सेम हो जाएगा। इसका पोटेंशियल कितना होगा, QIC, कितना बचेगा इसमें चार्ज, इतना बचेगा ना यार, तो 10 माइनस x/2 बराबर कितना होगा इसका, एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा कि नहीं, तो बताइए कितना आएगा ये, 9 प्लस x/3,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कर लेंगे ना। तो देखो ये कितना आएगा इधर, 30 माइनस 3x बराबर 18 प्लस 2x, इधर जाएगा इधर आ जाएगा, तो 12 बराबर 5x, तो x बराबर, हाँ 12/5, तो 2.4 माइक्रो कूलम, बिल्कुल जो भी आया था सही आया था, समझ गए ना। अच्छा कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये भी पूछ सकता था ना कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, तो चाहे यहां से निकाल लो, अब चाहे यहां से, तो यहां से करेंगे तो कहीं से भी कर लो, तो 9 और 2 11.4 डिवाइडेड बाई 3, इतना वोल्ट आ जाएगा, हाँ 3 पॉइंट जो भी है, समझ गए ना। तो दो क्वेश्चन आ सकते थे यहां से, पहला क्वेश्चन ये कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, अरे बोलो, एक और ये कि फाइनल चार्जेस इन पे क्या होंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या और कि इनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। बोलिए क्लियर है ये चीज, बहुत सिंपल चीज था ये, बस कैपेसिटेंस से हमने QIC लिखना सीखा, यहां से पोटेंशियल लिखना सीखा। क्लियर है ये चीज, कोई समस्या तो नहीं, आगे बढ़े। अब हम लोग जो है क्या देखेंगे ध्यान से, स्पेरिकल कैपेसिटेंस पहले देख लेंगे। हमारे सिलेबस में जो है स्पेरिकल कैपेसिटेंस बस छोटा सा ही है, एक दो केस ही है बस, बहुत डिटेल में कौन सा है बताइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कौन सा है बोलिए। इसीलिए मैंने पहले एग्जांपल भी लिया, तो कौन सा वाला लिया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो स्पेरिकल कैपेसिटेंस देख लेते हैं आज, और एक सिलेंड्रिकल देख लेते हैं, बाकी हम कब देखेंगे, कल देखेंगे कौन सा वाला, पैरेलल प्लेट वाला, ठीक है। चलिए, तो एक कैपेसिटर फॉर्मेशन के लिए ना कंडीशन होती है, कोई भी कैपेसिटर कब बनता है। आपने देखा यहाँ पे मैंने 2 प्लेट ली थी कि नहीं, अरे कितनी प्लेट ली थी, और ध्यान देना दोनों को ही मैंने कंडक्टिंग बोला था, दोनों को ही मैंने क्या बोला था, समझ गए कि नहीं। तो कोई भी कैपेसिटर फॉर्मेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा 2 सरफेस होनी चाहिए, और दोनों ही कैसे बिहेव करनी चाहिए, कंडक्टिंग, कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग। तो जो अगर मैं कैपेसिटर फॉर्मेशन की कंडीशन लिखूं मैं, है ना, कैपेसिटर फॉर्मेशन कंडीशन, ठीक, तो क्या कंडीशन आ जाएंगी वो देखो, तो देखिए पहला, it required 2 surface, it required 2 conducting surface, अरे बोलो, it requires 2 conducting surface, अरे बोलिए। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अब इन पे क्या, हाँ जो फेसिंग, जो एक दूसरे को जो फेस करेंगी ना सरफेस, अरे भाई हाँ यार 2 कंडक्टर होंगे तो हर एक कंडक्टर की 2 सरफेस होती है वैसे भी, एक अंदर एक, अरे भाई हाँ है ना, मान लीजिए। तो हमें जो आमने सामने जो जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, समझ गए ना, या जो एक दूसरे के सामने फेस कर रहे हैं, उन पे चार्ज कैसा होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, समझ गए कि नहीं समझ गए। एक पे होगा प्लस क्यू तो एक पे होगा, तो फेसिंग सरफेस, फेसिंग चार्ज ऑन फेसिंग सरफेसेस क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, चार्जेस ऑन फेसिंग, हाँ जी, surfaces should be equal and opposite, इक्वल एंड अपोजिट। अब बताओ मधु क्या कह रही है तुम, कहां पे, टू, इट रिक्वायर्ड टू कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है, हाँ दो दो होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज। चलिए अब देखते हैं स्पेरिकल कैपेसिटेंस से शुरुआत करते हैं। हाँ कॉमन एरिया लेंगे, आएगा वो अभी अभी से, है ना बेटा। हाँ स्पेरिकल, हाँ
इक्वल इक्वल क्यों होना चाहिए? वेरी गुड, अभी समझ में आ जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट, चार्जेस ऑन फेसिंग सर्फेसेस शुड इक्वल एंड अपोजिट। अरे इक्वल अपोजिट, ये समझ नहीं आया इस स्टेटमेंट में। चार्जेस ऑन फेसिंग सर्फेसेस शुड बी इक्वल एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड having opposite sign, having opposite sign। क्लियर है नहीं? चलो अभी हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे? चलिए दोनों पॉइंट क्लियर है। इट रिक्वायर्स टू कंडक्टिंग सर्फेसेस, चार्जेस ऑन फेसिंग सर्फेसेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैविंग अपोजिट साइन। जैसे मैंने बनाया तो था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला बनाया था मैंने ऐसा, तो ये दोनों कंडक्टिंग थी ना, तो यहाँ पे था कितना प्लस का क्यू और यहाँ पे कितना था माइनस का क्यू। ठीक है, चलिए अभी हम देखने वाले हैं, चलो क्या देखने वाले हैं? स्फेरिकल कैपेसिटेंस। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, अभी पहला केस ले रहे हैं इसमें आइसोलेटेड, कौन सा? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटेंस। चलिए पहला केस, आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि कोई और नहीं है, वो अकेला है। ठीक है, जैसे ध्यान देना बेटा, यहां पे देखिए ये कैपेसिटर है। ठीक, क्या है बेटा? ये कैपेसिटर है। ठीक, चाहो तो ये कंडक्टर, ऐसे बोल सकते हो कि सॉलिड स्फीयर है, कोई इसमें समस्या भी नहीं है। ठीक, ये कंडक्टिंग सेल भी हो सकता है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, अब इसमें जो भी चार्ज आप दोगे क्यू चार्ज, वो सारा कहां पे आ जाएगा? बोलिए, सरफेस पे आ जाएगा। हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब हमने तो बोला था कि हमें दो सरफेस चाहिए, सर ये तो एक ही सरफेस है। अब तो देखिए कैपेसिटर में क्या होता है ना कि एक सरफेस चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है और एक चाहिए जहां पे टर्मिनेट होती है। जैसे तुमने पूछा था इक्वल एंड अपोजिट ही चार्ज क्यों? जितना बेटा यहाँ पे प्लस में जितना ओरिजिनेट होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो ना, उतना ही इस पे क्या होगा? बोलिए, तो बताइए जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्जेस के प्रोपोर्शनल होती हैं, तो जितना इससे निकलेंगी उतना ही इस पे गिरेंगी। अरे भाई हाँ या ना? अच्छा, अब इस आइसोलेटेड में क्या होगा कि सर ऑरिजिनेट तो यहां हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं है, और टर्मिनेट कहां होंगी? इनफिनिटी पर। कहां होंगी? तो एक जो इसके लिए सरफेस का काम करेगा वो कौन काम करेगा? बोलो, इनफिनिटी। दूसरा सरफेस कौन काम करेगा? इनफिनिटी। अरे भाई हाँ है ना? इनफिनिटी पे बना लो एक स्फीयर, वो इसका कैसा काम करेगा? दूसरी सरफेस का काम करेगा। बोलो, इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए, इसका खुद का रेडियस आर है, इसका खुद का रेडियस। तो जो सी है, सी कैसे डिफाइन किया गया है कि चार्ज ऑन पॉजिटिव, देखो मैं यहाँ पे सी फिर से एक और नए तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। सी कैसे डिफाइन कर रहा हूं देखना, कि चार्ज ऑन, क्या बोल रहा हूं? बोलो, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट या सरफेस, पॉजिटिव सरफेस डिवाइडेड बाय वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस वी। ये क्लियर है? ये अरे जिस पे प्लस चार्ज है और जिस पे, उन दोनों का डिफरेंस। अब देखिएगा ध्यान से, तो C बराबर चार्ज पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव सरफेस तो यही हो जाएगी ना, तो कितना आएगा चार्ज ऊपर में? प्लस, प्लस वाले का कितना है सर? इस पॉइंट का कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल? के क्यू वाई आर, है या नहीं है? और ये V नेगेटिव इनफिनिटी का कितना है पोटेंशियल? Q से Q
कैंसिल आउट हो गया ना, आर ऊपर हो गया, आर वाई के, और क्या लिख सकता हूं इसे, आर, और क्या लिख सकता हूं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कौन जाएगा पूरा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखो तो ध्यान से, अरे भाई आया ना। अगर यहाँ पे सराउंडिंग नहीं होता, मतलब सॉरी वैक्यूम नहीं होता, तो क्या एप्सिलॉन आता, तो क्या हम फिर यहाँ पे क्या लिखते, बोलो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अरे यार बोलिए भाई, और एप्सिलॉन आर को ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि नहीं। चलिए, तो कैपेसिटेंस आइसोलेटेड का कितना आया बताइए मुझे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ लिखूं बेटा, क्या लिखूं, अर्थ का कैपेसिटेंस, तो बताइए अर्थ की रेडियस तो सब जानते हैं, अर्थ एक कैपेसिटर है कि नहीं है, बोलिए। अरे एक अर्थ एक कंडक्टर है कि नहीं है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, हाँ 6 4 इंटू 10⁻3। अरे बोलो, अरे सही तो कह रहा हूं, किलो, 1 मिनट, 5 आएगा, सॉरी 5 आएगा, इतना आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आप, ये कितना आएगा, 1/9 इंटू 10⁻9। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा अप्रोक्स 711 माइक्रोफेराड। कितना बनेगा, 711। अब अर्थ जितना बड़ा कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस किस में दिया है, माइक्रो, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो प्रैक्टिकल यूनिट इसीलिए मैंने क्या की थी, ये जो होते हैं ना 2 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड ऐसे लिखा रहता है, इनको देख लेना घर पे कभी, बात समझे कि नहीं। अरे भाई हाँ है ना। तो अब ध्यान देना, 711 ये इतना कैपेसिटेंस हमारे लिए इनफाइनाइट कैपेसिटेंस के बराबर है। किसके बराबर है, क्योंकि अर्थ कितना बड़ा साइज है, उसका भी कैपेसिटेंस कितना है, बोलो। समझ रहे हो मेरी बात, अरे भाई हाँ है ना, अरे क्लियर है। तो ये इट्स वेव्स हैज अ इनफाइनाइट कैपेसिटेंस, क्लियर है ये। अरे भाई यहां तक किसी को समस्या तो नहीं है, वो तो बोल दो यार, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसको और वॉल्यूम वगैरह के टर्म में क्या लिख सकते हैं, कभी कभी इसके वॉल्यूम के टर्म में पूछ लेते हैं कैपेसिटेंस, तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के टर्म में। देखो ध्यान से, कभी कभी इसको किसके टर्म में पूछ लेते हैं, बोलो, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के टर्म्स में। अरे बोलिए, तो थोड़ा सा, अच्छा एक काम करते हैं, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया, तो 4/3 पाई आर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, बोलो 4 पाई। तो देखो 4 पाई से 4 पाई, इससे ये पूरे से ये कट जाएगा, तो ध्यान देना ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3v/s बराबर कौन आएगा, आर। तो आर की वैल्यू छाप दूं, तो बोलिए कितना आ जाएगा ये, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3v/s, मतलब ये 12 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू v डिवाइडेड बाई, हो जाएगा कि नहीं। चलो थोड़ा सा औंच पौंच हो रहा है क्या, यहां ऐसे लिख देता हूं, यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू 3v/s, ये v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, क्या है यहाँ पे, तो ये 12 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया। अरे बोलो सरफेस एरिया है ना ये, तो क्या है बोलिए। चलो अच्छा, कभी कभी जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अब मान लीजिए छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, अरे बोलिए, छोटी छोटी कंडक्टिंग ड्रॉप बोल लो, या लिक्विड मेटल की ड्रॉप बोल लो, समझ गए ना। अब ये कुछ छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, आइसोलेटेड कैपेसिटर होंगे कि नहीं होंगे ये सब, और ऐसी एन ड्रॉप है, ऐसी कितनी ड्रॉप है, ये एन ड्रॉप है। अब बताइए, इस एक का कैपेसिटर सी है, एक का कैपेसिटेंस कितना है, किसी ईच का कैपेसिटेंस कितना है, ईच कैपेसिटेंस इक्वल्स टू सी। अब ये मर्ज होगी तो बड़ा बॉल बने, बड़ा ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बड़ा ड्रॉप बनेगा। इसका स्मॉल आर था रेडियस, इसका कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, लार्जर का बिग का जो भी का होगा, कितना आएगा इसका, बोलिए। हाँ ये देखिए, अरे बोलो, ये सी बराबर कितना होता है पहले तो बताओ। यहाँ पे सी बराबर कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, होगा या नहीं।
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां हो जाएगा एन आर इंटू एन की पावर 1/3। अरे होगा कि नहीं, क्योंकि कैपिटल आर बराबर कई बार पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, बोलिए वॉल्यूम कंजर्वेशन से। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा बताइए, ये तो सी बन गया वापस, एन की पावर 1/3 इंटू सी। तो क्या ये बड़ा वाली का ये कैपेसिटेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान लीजिए इसका जो है 1000 अगर हमने ड्रॉप को मर्ज कर दिया, अरे बोलिए, तो उसका कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा बड़े वाले का, 10 टाइम्स बन जाएगा। अरे बोलिए यार, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सब तो हम लिखना ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं। अरे भाई हाँ या ना, चाहो तो आप यहां से भी लिख सकते हो वही सारी चीजें वापस से, क्यू आई सी क्या आ जाएगा, पोटेंशियल नहीं आ जाएगा। अरे भाई हाँ या ना, तो इस तरह के क्वेश्चन भी छोटे छोटे आइसोलेटेड से बनेंगे तो हो जाएंगे आपसे, कोई समस्या तो नहीं। इतना जल्दी नोट करो, अभी इसमें हमें 2 केस और पढ़ने हैं। अब आउटर के इसका पार्ट केस 2 देखिए, आउटर सरफेस इज अर्थ। आउटर सरफेस अर्थ है तो क्या होगा, थोड़ा सा यहां देखिए। अब 2 सरफेस हैं, 1 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने आउटर सरफेस को अर्थ करते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं या नहीं। तब हमारा निष्कर्ष ये निकला था कि यहां अगर प्लस क्यू चार्ज हमने दिया है तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 होगा, हाँ या ना। अच्छा, तो मैं आउटसाइड में अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, यहाँ इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ 0। गॉसियन सरफेस बनाओगे ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बाहर, 0 आएगी कि नहीं। अगर ये अर्थ नहीं होता तो 0 नहीं आती, समझ गए। क्योंकि अब क्या हुआ है, कुछ चार्ज कहां चला जाता है बोलो, इस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, तो जितना प्लस की वजह से उतने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या हो चुका है अभी, अगर ये अर्थ नहीं होता तो यहाँ प्लस की माइनस की होता, ऊपर क्या होता प्लस क्यू, फिर गॉसियन सरफेस बनाते तो इन दोनों की वजह से तो 0 होता, लेकिन इसकी वजह से तो आता। लेकिन अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी क्या होगा, इसके अंदर प्लस क्यू घुस चुका होगा, मान लो चार्ज तो मैंने इसी को दिया है, तो भी क्लियर है ना। चल, अच्छा अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिर्फ इन्हीं के बीच की होगी, इन्हीं के बीच में होगी ना अब तो, कि नहीं होगा बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 के बीच में होगी, बाकी इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और बाहर भी 0 होगी। बस इधर इनके दोनों प्लेट के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 होगी। चलिए, कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक। तो C बराबर Q डिवाइडेड बाय, तो डेल्टा V, तो डेल्टा V क्या, अरे V पॉजिटिव माइनस V, यही तो है। तो Q डिवाइडेड बाय V पॉजिटिव कितना, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, इसकी खुद की वजह से आएगा एक तो, KQY, इसको क्या बोल दूं, स्मॉल a, और इसको बोल दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा KQY A। और लेकिन अब इस वाले पे कितना चार्ज है बोलो, माइनस क्यू, तो इसकी वजह से कितना आएगा, माइनस का KQY। ये आया पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, आया कि नहीं आया। इस पॉइंट का पोटेंशियल इसकी खुद की वजह से और बाहर वाली की वजह से लिख दिया। अच्छा, ये तो अर्थ है, तो इसका पोटेंशियल कितना है बोलो, 0, माइनस 0। तो C कितना आएगा, यहाँ पे देखो सॉल्व करो इसे, तो Q से Q कट गया, यहाँ B आएगा, यहाँ A आएगा, तो और K कॉमन आके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, AB अपॉन B माइनस, ये आ गया कैपेसिटेंस, याद रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस E, याद रखना, क्लियर है ये चीज। अच्छा, ये क्या हो गया, कभी कभी ऐसे दे देते हैं कि इनके बीच का जो गैप है वो इतना है, तो गैप मतलब B माइनस ए, यही तो गैप होगा, क्लियर है ये। चलिए, अब यहां पे देखना ध्यान से, अगर मैं कहूं आपसे कि अब मैं कह रहा हूं इनर सरफेस इज अर्थ, मैंने ये आपको वैसे करने के लिए दिया था ना, 2-3 एग्जांपल भी थे, किए हैं आपने। देखो, इनर अर्थ करेंगे अभी हम,
चलो बात नहीं, अंदर को अर्थ कर दिया, सुन रहे हो ना? अच्छा, अब जैसे ही मैंने अंदर को अर्थ किया है, ध्यान दीजिए। अब आपको मैंने इस पे चार्जेस वगैरह निकालने के लिए भी बताए थे कि कैसे निकालोगे, नहीं निकालोगे, बोला था या नहीं? अरे बोला था ना। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्यू चार्ज दिया है, इस बार कहाँ पे दिया है, मान लीजिए क्यू चार्ज दिया है, तो यहाँ पे कितना जनरेट हो जाएगा नहीं पता, लेट इट बी स्मॉल क्यू, लेट इट बी अगेन। अब बताइए अब कितना आएगा जरा, यहाँ पे ये कितना आएगा बताइए। ये इंड्यूस है, ये कितना है ये, क्योंकि यहाँ पे तो था ही नहीं चार्ज। तो लिखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल, इनर सरफेस का पोटेंशियल लिखिए। तो इसकी खुद की वजह से के क्यू इंड्यूस डिवाइडेड बाय ए, आउटर वाले की वजह से प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय बी, मिलके कितना होगा 0। के से के कट गया, क्यू इंड्यूस कितना आया बोलो, ए अपॉन बी इंटू क्यू। अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज में इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सुन रहे हो या नहीं? और अगर नेगेटिव होता ऊपर तो यहाँ कितना आ जाता, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इतना चार्ज यहाँ पे हो जाएगा इंड्यूस। ये बात क्लियर है? तो जितना यहाँ पे नेगेटिव में होगा उतना यहाँ पे पॉजिटिव में हो गया चार्ज, कोई समस्या? अब जितना यहाँ पॉजिटिव में आया उतना वापस, लेकिन इन दोनों का तो कंजर्व होना चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा माइनस का क्यू इंड्यूस। ये फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? जितना यहाँ नेगेटिव में उतना यहाँ, और इन दोनों को मिलके ऊपर वाला नीचे वाला मिलके क्या होना चाहिए क्यू, तो उसमें से कुछ चार्ज यहाँ आ गया तो बाप ऊपर कितना बचेगा, थोड़ा सा कम बचेगा, कितना, क्यू इंड्यूस जितना कम। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सर यहाँ तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे बोलिए है कि नहीं है? और इस वाले में ना यहाँ पे भी ऊपर चार्ज है इस बार, पहले क्या था यहाँ चार्ज, अब यहाँ पे चार्ज है कि नहीं है बोलो? तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो आएगी कि नहीं आएगी, सोच के देखो। अरे यहाँ गॉसियन सरफेस बनाओ तो टोटल चार्ज कितना आया, क्यू, कितना आया, क्यू माइनस क्यू आया कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी ना यहाँ। इस बार यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इस बार आउटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, समझ गए कि नहीं? तो अब एनर्जी जो स्टोर होगी वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है कि नहीं होती है, बताइए? होती है ना। इसका मतलब पहले यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में बस स्टोर हो रही थी एनर्जी, यहाँ क्या हो रहा है बताइए मुझे? यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इनके बीच में भी स्टोर हो रहा है, और अरे इनके बीच में भी स्टोर हो रहा है, और यहाँ और इन्फिनिटी के बीच में भी स्टोर हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं? अरे बोलिए, कोई समस्या में नहीं है। चलिए, तो अब इसमें हम कैसे लिखेंगे कैपेसिटेंस, कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे बताइए? देखो मैं एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं पहले तो एक, ठीक है? क्या कुछ कह रहे हो? नहीं, चाहो तो वैसे ही लिख लो कि यहाँ पे पोटेंशियल लिखो और यहाँ पे पोटेंशियल लिखो और आंसर ला दो, चलो। और फिर यहाँ पे भी और इन्फिनिटी पे भी, दो जगह है ना, और दोनों को हम जोड़ लेंगे। चलिए, तो C बराबर कितना आएगा यहाँ पे कितना है, क्यू इंड्यूस है ना। अरे इन दोनों के बीच का अगर लिखोगी तो बेटा कितना आएगा? देखो थोड़ा सा ये तुम लोगों को अजीब लगेगा, मैं थोड़ा आसान तरीका बता रहा हूं बेटा। ये देखो यहाँ और यहाँ, ये दोनों ही में क्या है बेटा, ये सरफेस कॉमन है ना, ठीक है? और यहाँ का भी पोटेंशियल कितना है 0, और इनफिनिटी का भी पोटेंशियल कितना है, तो दोनों पैरेलल में हुए या नहीं हुए, पहले तो ये बताओ मुझे। अरे दोनों किस में हुए? ये पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसका पोटेंशियल है 0 और इसका पोटेंशियल कुछ v होगा, अरे इसका तो v होगा ना कुछ। तो ये वाले, ये दोनों जो सरफेस है ना, इनमें एक जो ए सरफेस है, इसका पोटेंशियल ये किससे कनेक्टेड है बोलो, 0 वोल्ट से। किससे कनेक्टेड है? और ये वाला किससे कनेक्टेड है? तो इनके बीच में एक कैपेसिटर बना दिया मैंने, इसका ये सिंबल है थोड़ा सा, ठीक है? और एक यहां और इन्फिनिटी के बीच में बना दिया है, कहा, आउटर सरफेस और इन्फिनिटी। तो जो इन्फिनिटी पे है पोटेंशियल वो भी बेटा कैसा है बोलो, इन्फिनिटी पे भी पोटेंशियल 0 है या नहीं है? चलो अब यहाँ पे देखो, तो ये जो है ये इनफाइनाइट है, यहाँ का रेडियस, यहाँ का रेडियस कितना है b, यहाँ का रेडियस कितना है a, और यहाँ का रेडियस कितना है ये,
बी। क्लियर है ना? अच्छा, तो ध्यान देना, जैसे ए बी रेडियस होता है, जैसे ये ए बी रेडियस है, अरे बोलिए, तो यहाँ पे देखो, जैसे ये ए बी रेडियस है, तो इनका कितना आया है पोटेंशियल बोलो, ये सॉरी कैपेसिटेंस कितना आया है बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ये ए बी के बीच में, ठीक है कि नहीं? अरे भाई v और 0 के बीच में यही तो आया है, तो लिख दो, ये C1 है मान लो, और ये C2, तो टोटल कितना होगा बोलो, C1 प्लस C2। पैरेलल में जो कैपेसिटर होते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा, डायरेक्ट ऐड होते हैं रेजिस्टेंस के उल्टे। तो यहां पे जो C आएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा बोलिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये कितना आएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू इन्फिनिटी, अरे इन्फिनिटी है ना इसकी रेडियस, अपॉन में कितना आएगा, हाँ इन्फिनिटी माइनस बी। तो एक बता, ये बी तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी तो बचेगा सिर्फ, तो इससे ये तो सिर्फ कितना बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना आएगा बोलिए अभी, बी माइनस ए, ऊपर कॉमन आया कुछ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहां कितना बचेगा, ए बी, क्या, हाँ प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी, अरे यही तो हुआ, अब ए बी से ए बी, तो कितना बचेगा ये, हाँ ये बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन, हाँ बी माइनस कुछ ऐसा बचा, ये यहाँ पे क्या आया बेटा, बी स्क्वायर, आउटर रेडियस का क्या आ गया बताइए, स्क्वायर आ गया है, आउटर रेडियस का क्या आ गया बताइए। अच्छा, इस वाले कैपेसिटर को भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो तो ध्यान से कैसे, कि यहां ऐसे बना लिया आपने, एक इसके बीच में ये यहां वाला, अरे कितना है ये, कुछ भी पोटेंशियल होगा यहाँ का, अरे कितना होगा बेटा कुछ, और यहाँ का कितना होगा, अब इस पोटेंशियल का तो 0 है, और एक होगा इन्फिनिटी पे, अरे बोलो मान लो एक और होता यहाँ और इन्फिनिटी के बीच में, तो यहाँ का भी 0 और यहाँ का भी, और दोनों को ज्वाइन करोगे ये तो शॉर्ट नहीं हो जाएगा, अरे बेकार हो गया ना ये तो सिर्फ कितना बचा ओनली, ये ए बी का बचा कि नहीं। चाहो तो जो आइसोलेटेड वाला था उसे भी अब देखो इसी तरीके से, आइसोलेटेड वाला है ना, अरे बोलिए बच्चे, ये आइसोलेटेड वाला आर था, आर और इन्फिनिटी के बीच में, तो ए का वैल्यू कितना हो गया आर, और बी का वैल्यू कितना हो गया इन्फिनिटी, हो गया कि नहीं। तो इसको अगर मैं बनाऊंगा तो इसको भी तो ऐसे ही बनाऊंगा, बोलो ये इन्फिनिटी और ये आर, आया ना, तो इसका वापस से लिखोगे तो क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस आर, तो कितना आएगा बोलो, ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 4 पाई, बोलो आया, अरे भाई आया ना, क्लियर है ये चीज, कोई समस्या तो नहीं। तो आपको बेटा अभी 3 फॉर्मूले दिमाग में सेट करने हैं, एकदम तगड़े से याद होना चाहिए। आइसोलेटेड का कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इनर वाला अर्थ है, इनर वाला अर्थ है तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन, और अगर आउटर अर्थ है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। बोलो सबको याद है इतना, यहां तक कोई समस्या तो नहीं, चलो बहुत बढ़िया, बाकी का कल देखते हैं, ठीक।